नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में आप लोगों का चल रहा था मुगलों का पतन, यानी कि हिस्ट्री में आधुनिक भारत चल रहा था। और आधुनिक भारत में आप लोगों की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज आप लोगों की क्लास 3 है। तो 2 क्लासों में हमने पढ़ा था कि मुगलों का पतन किस तरीके से और कैसे हुआ है। तो आज 3rd क्लास है। तो अभी तक मुगलों के जो बादशाह हुए औरंगजेब के बाद, यानी कि आधुनिक भारत में, उसमें पढ़ चुके थे रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला तक। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो आज स्टार्ट करेंगे मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो आज स्टार्ट करेंगे मुगलों के पतन में मोहम्मद शाह के बारे में और आगे। अगला बादशाह जो बना था रफ़ी-उद-दौला के बाद, वो बना था मोहम्मद शाह। कब से कब तक रहा था ये? 1719 से 1748 तक रहा था। लगभग 29 वर्ष का इसका शासनकाल रहा था। किसका? मोहम्मद शाह का। तो रफ़ी-उद-दौला के बाद मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह किसकी मदद से बादशाह बना था? मोहम्मद शाह ये जो बना था, ये सैयद बंधुओं की मदद से ही बादशाह बना था। सैयद बंधु जो किंग मेकर के नाम से इतिहास में फेमस है, यानी कि सैयद बंधु थे कौन कौन? अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। ठीक है, सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इन्हीं की मदद से, इनको ही सैयद बंधु कहा जाता था, और इन्हीं की मदद से बना था ये मोहम्मद शाह। अगला मुगल बादशाह बना था, तो जो कि इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि शासक निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। और इसको एक नाम से और जाना जाता था, इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसे रंगीला बादशाह भी क्या कहा जाता था। और इसे रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको स्त्रियों का साथ बेहद पसंद था, और ये ज़्यादातर अपना समय जो था वो हरम में बिताया करता था। इसीलिए इसी वजह से इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। तो अब देखते हैं इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या कैसे कैसे हुआ, वो देखते हैं। और इसका एक्चुअल नेम जो था वो रोशन अख्तर था। इसका जो वास्तविक नाम था वो भी याद रखिएगा। इसका जो वास्तविक नाम था वो रोशन अख्तर था। इसका वास्तविक नाम जो था वो रोशन अख्तर था, और ये जहान शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? जहान शाह का। सन ऑफ जहान शाह। ये जहान शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। वास्तविक नाम इसका रोशन अख्तर था। इसको रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये विलासितापूर्वक जीवन जीता था अपना, और ज़्यादातर स्त्रियों के साथ रहना पसंद करता था, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हरम में बिताया करता था। और ये किसकी मदद से बादशाह बना था? सैयद बंधुओं की मदद से। सैयद बंधुओं की मदद से ये बादशाह बना था या गद्दी पर बैठा था। उसके बाद में इसने क्या किया? निजाम उल मुल्क या चिनकलीज खां की मदद से इसने सैयद बंधुओं को मरवा दिया। क्या किया इसने? निजाम उल मुल्क के द्वारा निजाम उल मुल्क के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। हत्या क्यों करवा दी? क्योंकि ये मोहम्मद शाह जो था, जो यहाँ पर थोड़ा चालाक निकल गया। इसको पता था कि इनके द्वारा अगर मैं बादशाह बनाया गया हूँ, सैयद बंधुओं की मदद से अगर मैं बादशाह बना हूँ, तो हो सकता है ये मेरी हत्या करके या मुझको मारकर किसी अन्य या किसी दूसरे को भी बादशाह बना सकते हैं। इसीलिए इसने क्या किया? निजाम उल मुल्क की मदद से इसने क्या किया? सैयद बंधुओं को भी मरवा दिया। सैयद बंधुओं को भी हत्या करवा दी इसने। उसके बाद में इसने क्या किया? निजाम उल मुल्क को जो था वो वजीर नियुक्त कर दिया इसने। निजाम उल मुल्क को क्या कर दिया? वजीर नियुक्त कर दिया। इसी बात से खुश होकर इसने निजाम उल मुल्क को वजीर नियुक्त कर दिया। किसने? मोहम्मद शाह ने। उसके बाद में क्या हुआ?
बादशाह की हरकतों से परेशान होकर क्या हो गया, निजाम उल मुल्क वापस लौट गया। ठीक है, ये वापस कहाँ लौट गया, इसने गोलकुंडा में खुद को स्वतंत्र साबित कर लिया और हैदराबाद की स्थापना की किसने, निजाम उल मुल्क ने। बादशाह की हरकतों से परेशान होकर ये वापस लौट गया दक्षिण भारत और गोलकुंडा में इसने अपने आप को स्वतंत्र साबित किया और वहाँ पर इसने हैदराबाद की स्थापना की और वहाँ का ये निजाम बन गया। तो हैदराबाद का फर्स्ट निजाम कौन है, हैदराबाद में खुद को स्वतंत्र घोषित किया। तो हैदराबाद में खुद को स्वतंत्र घोषित किसने किया, निजाम उल मुल्क ने। तो फर्स्ट हैदराबाद का फर्स्ट नवाब कौन बनेगा, निजाम उल मुल्क। तो फर्स्ट निजाम कौन बनेगा, निजाम उल मुल्क। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट निजाम कौन बनता है, तो निजाम उल मुल्क। हैदराबाद का फर्स्ट निजाम ही कौन बन जाएगा, निजाम उल मुल्क, या इसका एक दूसरा नाम भी था चिनकलीज खां, उस नाम से भी इसको जानते हैं, चिनकलीज खां के नाम से भी। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं और इसके शासनकाल में क्या हुआ। जजिया कर को बंद करवाया कब, 1720 में। 1720 में जजिया कर बंद करवा दिया। 1720 में जजिया कर बंद करवा दिया। जजिया क्या होता था, जो गैर मुसलमानों के द्वारा टैक्स दिया जाता था वही जजिया कर कहलाता था। ठीक है, जो गैर मुसलमानों के द्वारा कर दिया जाता था वही जजिया कर कहलाता था। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ और भी स्टेटें स्वतंत्र हुई, जैसे कि यहाँ से देखिए क्या क्या स्वतंत्र हुआ। हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र घोषित किया इसने खुद को, इसकी हरकतों से परेशान होकर वापस दक्षिण भारत लौट गया और उसने हैदराबाद में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गोलकुंडा में और हैदराबाद की स्थापना की। तो फर्स्ट हैदराबाद का फर्स्ट निजाम कौन हो जाएगा, निजाम उल मुल्क। उसके बाद में अवध में भी स्वतंत्र घोषित हो गया। ठीक है, बंगाल राज्य स्वतंत्र हुआ और अवध राज्य भी स्वतंत्र हुआ। तो बंगाल स्वतंत्र हुआ, तो बंगाल का फर्स्ट नवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा बंगाल स्वतंत्र हुआ, यहाँ का फर्स्ट नवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो बंगाल का फर्स्ट नवाब कौन हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद में अवध को भी स्वतंत्र घोषित किया गया। बंगाल स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में अवध भी स्वतंत्र हुआ। अवध किसके द्वारा स्वतंत्र किया गया, अवध स्वतंत्र किया गया सादत खां या बुरहानुल मुल्क के द्वारा, सादत खां के द्वारा। किसके द्वारा, सादत खां द्वारा। तो अवध स्वतंत्र हुआ सादत खां के द्वारा, बंगाल स्वतंत्र हुआ मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो अवध का फर्स्ट कौन हो जाएगा, सादत खां। और तो यहाँ पर इतना हो गया मोहम्मद शाह के बारे में कि मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की हत्या है यहाँ पर। तो ये इतना हो जाएगा मोहम्मद शाह के बारे में। ठीक है, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसको सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बना था। निजाम उल मुल्क के द्वारा इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी और उसके बाद में ही इसने इसको वजीर नियुक्त किया था। निजाम उल मुल्क को हैदराबाद में खुद को स्वतंत्र घोषित किया और 1720 में इसने जजिया कर भी बंद करवाया था। और इसके शासनकाल में स्वतंत्र जो राज्य हुए वो कौन कौन से थे, एक तो हैदराबाद और उसका निजाम फर्स्ट निजाम कौन बना, निजाम उल मुल्क। बंगाल स्वतंत्र हुआ, उसका फर्स्ट नवाब कौन बना, मुर्शिद कुली खां। अवध स्वतंत्र हुआ, वहाँ पर फर्स्ट नवाब कौन बना, सादत खां। तो ये इतना हो गया। इसके बाद में बात करते हैं इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था। ठीक है, 1739 में नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था और ऐसा माना जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल बादशाह था।
ये क्वेश्चन बना था और बनता भी यहाँ से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह, जो शाहजहां के द्वारा बनवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन जिसको पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं, तख्ते तौस भी कहते हैं। मयूर सिंहासन को क्या क्या कहते हैं? पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं, तख्ते तौस भी कहते हैं, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और उसी पर कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। लेकिन 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो नादिर शाह का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट करने, मुगलों के ऊपर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था मुगलों से लूटपाट करने। तो उसने 1739 में जब आक्रमण किया उसके बाद में वो अपने साथ लगभग 70 करोड़ की संपत्ति और 70 करोड़ के से ज़्यादा की लूटपाट करके ले गया। उसी में मुगलों का तख्ते तौस भी वो लूट के ले गया, जिसमें वो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो देखते हैं नादिर शाह ने कब आक्रमण किया, क्या क्या किया। तो मोहम्मद शाह को यहाँ से हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं नादिर शाह के बारे में। तो 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। मोहम्मद शाह का शासनकाल जो था, मोहम्मद शाह जो 1719 से लेकर 1748 तक था। ठीक है, इसी के दरमियान क्या हुआ, इसी के शासनकाल के दरमियान 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो कि ईरानी शासक था। ये एक ईरानी शासक था, दुर्रानी वंश का। ठीक है, और इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो नादिर शाह को, ये ईरानी शासक था, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, जो कि दुर्रानी वंश का था, नादिर शाह, जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और इसका मेन उद्देश्य था मुगलों से लूटपाट करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मुगलों से लूटपाट करना। तो 1739 में क्या होता है? बैटल ऑफ करनाल। 1739 में होता है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध किसके किसके बीच में? नादिर शाह के बीच में और मुगलों के बीच में। नादिर शाह के बीच में और मुगल सेना के बीच में। ठीक है, 1739 में करनाल का युद्ध होता है किसके किसके बीच में? मुगलों के बीच में और नादिर शाह के बीच में। निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 50 लाख रुपए ऑफर भी किए। ठीक है, यहाँ से लौट जाने के लिए निजाम उल मुल्क ने, जो वजीर था मोहम्मद शाह का, उसने 50 लाख रुपए भी ऑफर किए नादिर शाह को यहाँ से लौट जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाया। और ये जो नादिर शाह था, इसको भारत पर या मुगलों पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। कुछ राज्यों द्वारा इसको आमंत्रित भी किया गया था। ठीक है, तो फिर ये क्या किया, अपने साथ जब ये वापस गया तो लगभग 70 करोड़ की संपत्ति को लूट कर ले गया, जिसमें इसने कितनी संपत्ति लूट के ले गया? ये 70 करोड़। मुख्य उद्देश्य इसको लूटपाट करना था। 70 करोड़ की संपत्ति, उसके साथ में ये तख्ते तौस या मयूर सिंहासन भी ले गया, जिसको तख्ते तौस या पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद शाह बादशाह जो था, मुगलों का अंतिम बादशाह जो था मोहम्मद शाह, वो मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था? मोहम्मद शाह था। क्यों? क्योंकि नादिर शाह के द्वारा मयूर सिंहासन को वो अपने साथ ले गया था। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है मोहम्मद शाह जो था वो तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था।
और ये जो तख्ते तौस था इसी पर कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, याद रखना, कोहिनूर हीरा, इसी पर कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, ठीक है, तख्ते तौस पर, जो कि आजकल कहाँ पर है, ब्रिटेन क्राउन पर लगा हुआ है कोहिनूर हीरा, ठीक है, जो कि आजकल ब्रिटेन क्राउन पर लगा हुआ है कोहिनूर हीरा। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो भी पड़ी हुई है इसी चैनल पर, कोहिनूर हीरा का सफ़रनामा के नाम से, तो वो आप अगर डालेंगे तो देख लेना इसी चैनल पर कि कोहिनूर हीरा का क्या सफ़रनामा रहा था, कैसे वो भारत से वापस गया, ठीक है, भारत से नादिर शाह लौट के ले गया, फिर वापस भारत में आया, फिर वापस किस तरीके से वो अंग्रेज़ों के पास पहुँचा, तो वो भी देख लेना। नहीं तो जब आप पढ़ोगे, ठीक है, आगे और पढ़ोगे तो उसमें इसके बारे में बताया जाएगा कोहिनूर हीरा का सफ़रनामा क्या था, नहीं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, जो कि नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में हुआ। उसमें ये 70 करोड़ संपत्ति लूट के ले गया, तख्ते तौस और मयूर सिंहासन, नादिर शाह को पराजित किया इसने, और नादिर शाह इसमें विजयी रहा और मुगल सेना को इसने पराजित कर दिया था इस युद्ध में। उसके बाद में क्या हुआ, 1747 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। सत्रह सौ सैंतालीस में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, और उसी के साथ यहाँ पर नादिर शाह के बाद इसका जो अगला शासक हुआ, ठीक है, इसका जो अगला शासक हुआ नादिर शाह का ही सेनापति हुआ अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इसका जो अगला शासक हुआ अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसका अगला शासक हुआ अहमद शाह अब्दाली, जो कि इसका सेनापति था। ये भी 1748 में इसने भी आक्रमण किया था, और तब तक इधर बादशाह बन चुका था, मोहम्मद शाह ही था, और इसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद बादशाह बना था, अगला बादशाह बना था अहमद शाह, ठीक है। तो ये इतना याद रखना, अहमद शाह बादशाह बना था। और 1748 में मोहम्मद शाह की भी डेथ हो गई थी, तो 1748 में मोहम्मद शाह चल बसे। सत्रह सौ सैंतालीस में उधर नादिर शाह की मृत्यु होती है, और इधर 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है। और मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक बनता है जो, उसके बाद अगला शासक जो बनता है वो बनता है इसी का पुत्र अहमद शाह, मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह। तो यहाँ पर इतना हटा देते हैं, अब देखते हैं इसका जो मोहम्मद शाह का ही बेटा बनता है अगला शासक या अगला मुग़ल बादशाह, जो अहमद शाह, किस नाम से, अहमद शाह के नाम से, जो कि 1748 से लेकर 1754 तक इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। और उधर नादिर शाह की मृत्यु होती है 1747 में, और उसके बाद उसका सेनापति बनता है शासक अगला कौन, अहमद शाह अब्दाली। तो इतना ध्यान रखना, ये अहमद शाह था और वो अहमद शाह अब्दाली था। तो 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है, अगला शासक बनता है अहमद शाह। तो ये याद रखना, अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया था, और इसका जन्म जो हुआ था किससे हुआ था, या इसकी माता का नाम क्या था, इसका जन्म जो हुआ था ऊधम बाई नर्तकी के गर्भ से हुआ था, ऊधम बाई नर्तकी के गर्भ से। एक नर्तकी हुआ करती थी ऊधम बाई, उसी के गर्भ से इसका जन्म हुआ था अहमद शाह का, या इसकी माता का नाम ऊधम बाई था, जिससे बाद में मोहम्मद शाह ने शादी कर ली थी, जिससे बाद में मोहम्मद शाह ने शादी कर ली थी। और इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह, ये याद रखना, ये अहमद शाह अब्दाली है, वो अहमद शाह है। अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया था। इसी के शासनकाल में अहमद शाह ने 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है, ये इतना याद रखना।
ऐसा माना जाता है कि इसके शासनकाल में इतनी तंगी आ गई थी, आर्थिक मंदी इतनी थी कि इसके शासनकाल में इसको अपने शासनकाल के बर्तन भी बेचने पड़े थे। इसके शासनकाल में इसको अपने महल के बर्तन तक भी बेचने पड़ गए थे, इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली तक आते आते मुगलों की अहमद शाह के अब्दाली तक आते आते मुगलों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतनी आर्थिक मंदी थी कि इसको अपने महल के बर्तन तक भी बेचने पड़ गए थे। ठीक है, तो इसको अपने बर्तन तक भी बेचने पड़ गए थे। और उसके बाद में क्या हुआ, 1754 में फिर आलमगीर के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई और अगला मुगल बादशाह बन गया आलमगीर। तो 1754 में इसकी आलमगीर के द्वारा हत्या करवा दी गई। आलमगीर के द्वारा तो 1754 में इसकी आलमगीर के द्वारा हत्या करवा दी गई। कब? 1754 में। फिर अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर द्वितीय। 1754 से लेकर 1759 तक अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकेंड 1754 से लेकर 1759। इसके शासनकाल में बस एक ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ, वो हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध। इसके शासनकाल में एक ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध। और वो किसके किसके बीच में हुआ? वो किसके किसके बीच में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ और सिराजुद्दौला पराजित हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और ये जो था वो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ये बंगाल का नवाब हुआ करता था। ये क्या था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। और ये नवाब था बंगाल का। इसके बाद में क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय आया। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय आया। इसके बाद में आलमगीर द्वितीय का पुत्र अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। ये कौन था? ये आलमगीर सेकंड का ही पुत्र था। कौन? शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 तक रहा था। और इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ठीक है, ये 1759 से लेकर 1806 तक रहा था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। और इसी के शासनकाल में पानीपत का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी के शासनकाल में पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 14 जून 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? 14 जून 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। वो किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके किसके? अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का ही शासक बना था बाद में।
अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था और मराठा हार गए थे पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये किसके किसके बीच में होता है? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें कौन कौन थे? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में? ये होता है 1764 में युद्ध शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला और मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। ठीक है, ये बंगाल का नवाब था, ये अवध का नवाब था, और इनका युद्ध हुआ था किसके साथ? हेक्टर मुनरो के साथ, जिसमें कि हेक्टर मुनरो विजय हुआ था और ये तीनों के तीनों हार गए थे। कौन कौन? शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। इसमें विजय किसकी हुई थी? हेक्टर मुनरो की, जो कि 1764 का बक्सर का युद्ध कहलाता है। ये याद रखना, 1764 में बक्सर का युद्ध कहलाता है। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद में 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके बाद में 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि में क्या कहा गया था? 1765 में जो हुई थी, ये संधि किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, और रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, ये संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो इसके बाद अंग्रेजों के जीत जाने के बाद बिहार, उड़ीसा, बंगाल पर पूरे के पूरे पर किसका अधिकार हो गया था? सूबेदारी मिल गई थी अंग्रेजों की। और 1803 में क्या हुआ? 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। और मुगल बादशाहों को पेंशनर बनाकर छोड़ दिया गया। और अंग्रेजों का प्रथम पेंशनकारी कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये क्या कहलाएगा? प्रथम पेंशनकारी किसका? अंग्रेजों का। प्रथम पेंशनकारी कौन कहलाएगा? शाह आलम द्वितीय। क्योंकि 1803 में क्या हुआ था? दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और मुगल बादशाहों को पेंशनर बनाकर छोड़ दिया गया। उसके बाद में आता है अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। उसके बाद में आता है अकबर द्वितीय। तो यहाँ पर देखिएगा 1806 से बनता है अकबर द्वितीय। अकबर सेकेंड 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाही कौन था? अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाही कौन था? अकबर द्वितीय। और उसके बाद में और इसी ने 1830 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और उसके बाद में अंतिम मुगल बादशाह आता है बहादुर शाह। अंतिम मुगल बादशाह आता है मुगलों का बहादुर शाह, जिसको उपाधि थी जफर की, इसीलिए इसको बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर भी कह देते हैं। ये क्या था? अंतिम मुगल बादशाह। बहादुर शाह ये क्या था? अंतिम मुगल बादशाह, जो कि जिसको बहादुर शाह द्वितीय या जफर भी कह देते हैं। बहादुर शाह द्वितीय या जफर। इसकी कलम का नाम जफर था। ये कब से कब तक रहा था?
ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह था 1837 के बाद में 1857 तक रहा था। लास्ट मुगल बादशाह था ये 1837 से 1857 तक, यहाँ पर लिख लीजिए 1837 से 1857 तक। इसी को 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इसको लीडर बनाया गया था। ये अंतिम मुगल बादशाह था। ये अंतिम मुगल बादशाह था, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। जफर इसके कलम का नाम था और ये एक शायर हुआ करता था। ये शायर था और इसकी कलम का नाम जफर था। ठीक है, जफर नाम से ये शायरी करता था, कलम का नाम था इसका। जफर नाम से ये शायरी किया करता था। तो 19 सितंबर 1857 को 19 सितंबर 1857 को ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ये इनको 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इनको लीडर बनाया गया था, नेता बनाया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को। उसके बाद में क्या हुआ, 19 सितंबर 1857 को इनको रंगून भेज दिया गया और वहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। जब 1857 को इनको पेंशनकारी बनाकर 19 सितंबर 1857 को इनको पेंशनकारी बनाकर रंगून भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद में औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई अब की उसके बाद में औपचारिक रूप से घोषणा ये कर दी गई कि अब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार होगा। ठीक है, शासन चलेगा अंग्रेज़ों का और औपचारिक रूप से भारत जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम होगा। और उसके बाद में 1862 में इनकी रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह जफर की या बहादुर शाह द्वितीय की। तो ये था इतना यहाँ पर। तो 1857 में जब इनको रंगून भेजा गया तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक घोषणा की गई औपचारिक रूप से कि अब जो होगा भारत वो अंग्रेज़ों का या महारानी विक्टोरिया का गुलाम होगा। तो यहाँ पर इतना ख़त्म होता है। अब बात करते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ उसके बारे में। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।